तो गाइज मैंने अभी रिसेंटली देखी द ओडिसी और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओपेनहाइमर देखने के बाद आई वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड जब ये अनाउंस हुआ कि क्रिस्टोफर नोलन ओडिसी बना रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि ये ग्रीक हिस्टोरिकल स्लैश माइथोलॉजिकल फैंटेसी को क्रिस्टोफर नोलन कैसे अडेप्ट करेंगे। ही इज नोन फॉर मेकिंग द मोस्ट फिक्शनल कंसेप्ट ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक। बैटमैन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। उसको जिस तरीके का ग्राउंडेड रियल टच दिया था उन्होंने, वो तो हम सभी जानते हैं। ही कंप्लीटली चेंज्ड हाउ वी परसीव बैटमैन एंड मेड हिम लुक लाइक अ रियल कैरेक्टर। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई एक माइथोलॉजिकल एपिक को कैसे रियलिस्टिक बनाएंगे, और क्या ऐसी एपिक को रियलिस्टिक बनाना जरूरी भी है, या क्या वो एपिक एपिक रहेगी रियलिस्टिक बनने के बाद। आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस, बट देन अल्टीमेटली दिमाग में वो आता है कि भाई नोलन चाचा हैं तो इतना बुरा तो नहीं बना सकते। फिर आता है मूवी का पहला ट्रेलर टीजर जिसमें डायलॉग्स थे, एंड उसको देखने के बाद मैं थोड़ा घबरा गया। एंड लेट मी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। उसके दो ही रीजंस थे। वन वाज द एक्सेंट एंड द डायलॉग्स, एंड द सेकंड वाज द कास्टिंग चॉइसेस। आई बिलीव जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके के डायलॉग्स, जिस तरीके का एक्सेंट आप अपनी मूवी में अडेप्ट करते हो, वो उस मूवी के टाइम, उस मूवी में जो कल्चर है, सबको रिप्रेजेंट करता है। एंड ट्रेलर में द मोमेंट टॉम हॉलैंड सेज डैड एंड रॉबर्ट पैटिंसन सेज डैडी, मेरा तो वहीं पर ही हो गया था। मैंने कहा ये इसका भी बेड़ा गर्क ही होगा मूवी का। काफी लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई उस समय तो इंग्लिश बोली भी नहीं जाती थी, वो तो एक ग्रीक एपिक है, उस समय में तो ग्रीक बोली जाती होगी, तो क्या मूवी में ग्रीक बोलेंगे? आई अंडरस्टैंड कि ग्रीक नहीं बोल सकते, ऑफ कोर्स इंग्लिश ही बोलेंगे बिकॉज इट्स द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज और मूवी की रीच बढ़ाने के लिए इंग्लिश का यूज करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेनजी वाला लिंगो यूज करना स्टार्ट कर दोगे। दे कुड हैव यूज्ड इंग्लिश विद अ ब्रिटिश और यूरोपियन एक्सेंट, दैट्स व्हाट आई फील, इंस्टेड ऑफ दैट अमेरिकन एक्सेंट जो उन्होंने मूवी में बोला है। स्पेशली कुछ डायलॉग्स थोड़े भाई उस टाइम के यूज कर लेते। अगर डैडी की जगह फादर बोल देते तो क्या कुछ हो जाता? अब जैसे रामानंद सागर की या बी आर चोपड़ा की महाभारत और रामायण है, तो ऑफ कोर्स उस समय में तो रामायण और महाभारत संस्कृत में हुई होंगी, तो संस्कृत नहीं बोली है उन्होंने सीरीज में, बट हमने हिंदी बोली, और ऐसी हिंदी बोली है जो थोड़ी सी ट्रेडिशनल हो, थोड़ी सी संस्कृत जैसी हो, एकदम आज जैसी हिंदी नहीं बोली है उसमें। और आज भी अगर कोई सीरीज ऐसी बनती है इंडिया में, या कोई मूवी ऐसी बनती है जो माइथोलॉजी पे बेस्ड होती है, बट उसके डायलॉग्स आज के हिसाब से आप लिखते हो ना एकदम आज वाली भाषा में, बेस्ट एग्जांपल है आदि पुरुष, तो इट डजंट वर्क। सिंपल रीजन इज कि जिस तरीके की भाषा आप अपनी मूवी में बोल रहे हो वो उस समय का कल्चर दिखाती है। जब आपकी भाषा ही वैसी नहीं होगी, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद दैट फिल्म। अब गेम ऑफ थ्रोन्स में ही देख लो, जिस तरीके के डायलॉग्स और एक्सेंट बोले गए हैं, वो एक पीरियड सीरीज वाली वाइब्स देती है। नाउ कमिंग टू द कास्टिंग चॉइसेस, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो जब मैंने मूवी देखी तो क्या मेरा ओपिनियन चेंज हुआ? अगर मैं सच बताऊं तो इन दोनों चीजों को लेकर तो नहीं हुआ। बट हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे क्या मूवी बुरी है, तो मैं कहूंगा नहीं, मूवी अच्छी है। बट हाँ, जितनी अच्छी थी उससे और काफी बेटर हो सकती थी मूवी। एक बात तो माननी पड़ेगी, धुरंधर 2 के बाद मैं ऐसा क्रेज देख रहा हूँ किसी मूवी के लिए। 1100 रुपए का टिकट था मूवी का, एंड स्टिल आईमैक्स का थिएटर पूरा हाउसफुल था। मुझे ही बड़ी मुश्किल से टिकट मिला था। एंड दिस मूवी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस शुड बी। विजुअली तो मैं क्या ही बात करूँ, मूवी बहुत ही शानदार लगी मुझे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी लगी, और मुझे कुछ जगह पे उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हुई, मूवी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। ऑफ कोर्स इट्स अ नोलन फिल्म, तो सीजीआई जिस तरीके से यूज हुआ है, जिस तरीके से प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ उसे ब्लेंड किया गया है, इट्स कमेंडेबल। आपको किसी भी एक फ्रेम को देखकर लगेगा ही नहीं कि ये सीजीआई है या फिर ये नकली है। और ऐसा नहीं है कि माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को हटा दिया हो, they have integrated them in the film and still with the realistic लगते हैं। चाहे वो साइक्लॉप्स वाला पूरा सीक्वेंस हो, चाहे एक सर्सी करके विच है वो वाला सीक्वेंस हो, और भी काफी सारे सीक्वेंसेस हैं फिल्म में। एक फॉरेस्ट में सीन है जिसमें ट्रीज मूव कर रहे होते हैं कि इल्यूजन क्रिएट करा है, एंड इट हैज बीन डन सो ब्यूटिफुली विद द इफेक्ट ऑफ लेंस और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज करके। वो जिस तरीके से ट्रीज मूव कर रहे होते हैं, व्हेन यू विल वॉच द मूवी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। साइक्लॉप्स वाला सीक्वेंस इतना शानदार है, जिस तरीके से लाइटिंग और शैडोज का यूज करके उसे कंप्लीटली ना दिखाना, छोटी छोटी चीजें हैं मूवी में जो काफी रियलिस्टिक बनाती हैं। कोई भी ऐसा क्रीचर, माइथोलॉजिकल क्रीचर आपको कंप्लीटली नहीं दिखाया है मूवी में, जस्ट टू कीप दैट मिस्ट्री, और जिससे वो और ज्यादा रियलिस्टिक लगे। देन देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ अ विच इन द फिल्म व्हिच इज माय फेवरेट सीक्वेंस। जिस तरीके से वो सीन एग्जीक्यूट हुआ है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हाउ अ रियलिस्टिक सिनेमा कैन बी मेड। मूवी की स्टोरी की अगर मैं बात करूं, तो जिन लोगों को नहीं पता है, द ओडिसी होमर की 2 एपिक्स में से एक एपिक है। पहली है इलियड और दूसरी है द ओडिसी।
ओडिसी ट्रोजन वॉर के बाद की कहानी है, जिसमें किंग ऑफ इथिका ओडेसियस ट्रोजन वॉर जीतने के बाद अपने घर वापस आता है एंड ड्यू टू सम रीजंस और अ लॉट ऑफ रीजंस उसे कई साल लग जाते हैं उस जर्नी को कवर करने में। तो उस जर्नी को वो कैसे कवर करता है और इस बीच उसकी फैमिली, उसका किंगडम कैसे प्रॉब्लम से डील करता है, इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द ओडिसी। बट हाँ, एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि जब मूवी को इतना रियलिस्टिक बनाया है, देन व्हाई डिड दे टुक दैट अप्रोच विद दैट वुडन हॉर्स। ट्रॉय में जो हॉर्स दिखाया है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज जो हॉर्स का डिजाइन इस मूवी में यूज किया गया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि भाई वो बीच पे ऐसा हॉर्स इतने परफेक्ट प्रिसीजन के साथ बना देंगे। वो थोड़ा सा मुझे अप्रोच समझ में नहीं आई नोलन की। आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट। मूवी की अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूं तो ऑफ कोर्स वो ओडिसी से ही अडैप्ट करा है, उस एपिक से, बट जो नोलन का टच है उसमें दैट इज क्लियरली विजिबल। जो मेटाफोरिकली मूवी में काफी ज्यादा सिंबलिज्म और चीजों को बताने की कोशिश करी गई है, दैट इज वेरी नाइस। जैसे कि एथीना का जो कैरेक्टर है मूवी में, जेंडेया ने जो प्ले करा है, उसमें भी एक मिस्ट्री है। मतलब व्हेन यू विल वॉच द फिल्म यू विल सी, आई वोंट स्पॉइल इट, बट आई लाइक दैट वेरी मच। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड ज़्यूस लॉ इन द फिल्म व्हिच इज टॉक्ड थ्रू आउट इन द फिल्म कि घर पे आए मेहमान को ना कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो इंसान जो आपके घर में मेहमान बनकर आया है वो भगवान भी हो सकता है। या फिर इट्स लाइक कि भगवान हम सब में है, मतलब भगवान किसी भी अनजान आदमी का रूप लेके आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको हमेशा हॉस्पिटेबल, एक अच्छा बिहेव करना चाहिए। एंड दिस ज़्यूस लॉ इज मेंशन्ड इन द एंटायर फिल्म थ्रू आउट। मूवी में काफी सारी चीजें हमें ओडिसियस और उसके सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई हैं। सो इट्स लाइक अगर उस चीज को वो भी ढंग से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें भी वो चीज ढंग से नहीं दिखती। देयर इज अ सीन इन द फिल्म जहां पे साइक्लॉप्स उनके पीछे भागता है, सोल्जर्स के पीछे वो भाग रहे हैं सोल्जर्स, और वो पूरा क्योस क्रिएट हो गया है, हम साइक्लॉप्स को ढंग से नहीं देख पाएंगे। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ पैंडेमोनियम मिस्ट्री, जो कि वो सोल्जर्स फील कर रहे हैं तो वो हम भी फील करते हैं। इस टाइप के सिंबलिज्म, इस टाइप के हिडन मीनिंग्स थ्रू आउट मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं म्यूजिक की बात करूं मूवी के, इट्स वेरी डिफरेंट, आई मीन वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। सो लुडविग गैरिसन, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना ज्यादा हॉरिफिक है कि यू कैन एक्चुअली फील द हॉरर इन द सीन। बट मुझे मूवी के म्यूजिक से एक प्रॉब्लम भी है। इनफैक्ट सिमिलर प्रॉब्लम मुझे मूवी के स्क्रीन प्ले से भी थी, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि जिस तरीके से मुझे कुछ सीन्स में हॉरर फील होता है, मुझे और डिफरेंट इमोशंस अलग अलग सीक्वेंसेस में वो फील नहीं हो पाते हैं। अगर मैं ट्रॉय के फ्लैशबैक वाले वॉर सीन्स को छोड़ दूं तो काफी सारे सीन्स ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि म्यूजिक का वो इम्पैक्ट ही नहीं हो पाता है। वो जो एपिकनेस फील होनी चाहिए ना, और जो डिफरेंट इमोशंस आपको फील होने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लुडविग गैरिसन का काम बहुत बेकार है, नो, उनका म्यूजिक काफी यूनिक और काफी डिफरेंट है एंड ही इज वेरी गुड एट इट। बट क्या उनके टाइप का म्यूजिक इस टाइप की एपिक के साथ जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वाज पॉन्डरिंग थ्रू आउट द फिल्म। एंड सेम गोज विद द स्क्रीन प्ले। जैसे मैंने अभी सीन्स की बात करी, विच वाला सीन हो गया या साइक्लोप्स वाला सीन हो गया, दे वर वेरी वेल डन। बट जब आप इन सारे सीक्वेंसेस को एज अ होल देखते हो तो आई फील कि एक के बाद एक इवेंट आया जा रहा है और मुझे वो इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं जो कि इतनी लॉन्ग जर्नी में आपको फील होने चाहिए। टेक फॉर एग्जांपल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जब आप उसके विजुअल्स को देखते हो देन यू गेट दैट आइडिया कि भाई ये एक एपिक है, एक फैंटेसी है। वो इस मूवी में मुझे फीलिंग नहीं आ पाती है हर तरीके से, एंड उसका रीजन है कि मूवी काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। आई अंडरस्टैंड कि नोलन ने उसे एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बनाया है, बट व्हाट आई फील इज कि ओडिसी जैसी एपिक जिसमें फिक्शनल माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, उसमें ये थोड़ा बहुत तो आपको डालना पड़ेगा, तभी ओडिसी ओडिसी लगेगी। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जब आप सीन्स को देखते हो ना, या कुछ सीन्स में म्यूजिक को सुनते हो, तो वो आपको एपिकनेस, ग्रैंडनेस की फीलिंग आती है। आप शायर का म्यूजिक सुनते हो देन इट मेक्स यू फील कि भाई आप शायर में हो। वो चीज मुझे इस मूवी के म्यूजिक से मिसिंग लगी। एंड मुझे पता नहीं मैं इसे और किस तरीके से कहूं, बट काफी जगह मुझे म्यूजिक में ऐसा लगा कि सोल इज मिसिंग। अदर देन दैट देयर इज वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक के बाद एक सीक्वेंस मूवी में आता जाता है स्क्रीन प्ले में, एंड यू डोंट फील दैट मच। उसका रीजन एक ये भी है कि जिस तरीके से कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करा गया है ना, वो जैसे 20 साल पहले थे और 20 साल के बाद हैं, वो सेम ही लगते हैं। एन हैथवे को ले लो, मैट डेमन को ले लो, आप उनके लुक्स एग्जैक्टली सेम लगते हैं। अगर मैं आपको कोई फ्लैशबैक का सीन दिखाऊं मूवी से और ना बताऊं कि ये फ्लैशबैक का सीन है, देन यू वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा फ्लैशबैक का सीन है, कौन सा प्रेजेंट का सीन है। दे कुड हैव गॉन फॉर डी एजिंग और प्रोस्थेटिक मेकअप, मतलब वो चीज फील होनी चाहिए थी, एंड नॉट इवन अबाउट द अपीयरेंस। स्क्रीन प्ले में भी मुझे ये चीज फील होती है कि वो जर्नी जो है ना 20 साल की, वो उस तरीके से फील नहीं होती, उस तरीके से हिट नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत शानदार है, मूवी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, रियल लोकेशन पे शूट करा गया है, चाहे वो बीच वाले सीक्वेंसेस हो,
चाहे वो ओशियन वाले सीक्वेंसेस हो, चाहे वो कासल्स हो, एवरीथिंग, सेट, प्रोडक्शन डिजाइन, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंसेस की, तो सबका काम जो उन्हें दिया गया है उन्होंने वो अच्छे से करा है। देयर आर सर्टेन सीक्वेंसेस जहां पे वाकई में आंखों में आंसू आ जाते हैं, स्पेशली द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म एंड कुछ सीन्स जहां पे मैट डेमन ट्रोजन वॉर को याद करता है, जो उसमें सीक्वेंसेस थे कुछ, उनको देख के भी आपको रोना आ जाता है। मैट डेमन और एन हैथवे आर वेरी गुड इन द फिल्म एंड इवन रॉबर्ट पैटिंसन इज ऑल्सो वेरी गुड, बट इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स के पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं। टॉम हॉलैंड इज अ वेरी गुड एक्टर, बट आई फील इस मूवी में उनके लिए ज्यादा कुछ करने को था ही नहीं। अगेन कमिंग टू द कास्टिंग चॉइसेस, आई विल स्टिल से आई डिडंट लाइक सम ऑफ द कास्टिंग चॉइसेस। कुछ लोग मुझे रेसिस्ट बोलेंगे, आई नो, बट इट्स नॉट अबाउट रेसिज्म। सी, लुपिता न्योंगो इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, ठीक है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लव हर वर्क, बट हर प्लेइंग हेलेन ऑफ ट्रॉय आई स्टिल फील वाज नॉट जस्टिफाइड। मूवी में कोई एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड नहीं करा गया है कि व्हाई हेलेन इज ब्लैक। दे जस्ट एक्सपेक्ट अस टू बिलीव अ ग्रीक कैरेक्टर टू बी ब्लैक। मतलब वो बहुत ही वियर्ड लगता है, बिकॉज एवरीवन इज अराउंड यू अ वाइट कैरेक्टर, आपने कुछ ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं करा है। आई डोंट नो व्हाई हॉलीवुड इज ट्राइंग टू डू दिस। इंक्लूसिविटी के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हो भाई। अगर आपको ये सब करना है, देन आई हैव नो प्रॉब्लम यू टेकिंग एक्टर्स ऑफ डिफरेंट कलर और रेस, बट फिर आप स्टोरी डिफरेंट लिखो। आपको एक एपिक फेमस स्टोरी उठानी है जिसको आपको पता है कि आप उससे इजीली पैसा बना सकते हो, एंड फिर उसमें अपना एजेंडा डालना है। क्या कर रहे हो यार। और ये सिर्फ लुपिता न्योंगो के साथ नहीं है, अदर कास्ट मेंबर्स ऑल्सो। उन्होंने इंडियन ओरिजिन के एक्टर को भी लिया है, और भी कुछ एशियन एक्टर्स थे। इट फील्स वेरी वियर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स ना प्रिवेंट्स यू फ्रॉम कनेक्टिंग विद द फिल्म। और सेम चीज मुझे डायलॉग्स और एक्सेंट के साथ भी थी। वो डैड और डैडी तो छोड़ो, इसके अलावा मूवी में देयर आर सम पॉइंट्स जहां पे इस तरीके की बातें करी है कि ऐड सम स्टफ फ्रॉम योर साइड। ये ऐड सम स्टफ वाला फ्रेज, मतलब इस तरीके के वर्ड्स ना थ्रू आउट, वो जेनजी लिंगो, आज का मॉडर्न लिंगो, वो मूवी में यूज हुआ है। वो लगता ही नहीं है कि आप एक एपिक देख रहे हो। सो गाइस, दीज वर माय थॉट्स ऑन द ओडिसी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मूवी बुरी है, मूवी बहुत अच्छी है। इट्स अ ट्रू सिनेमा एक्सपीरियंस। आपको ये आईमैक्स में ही देखनी चाहिए अगर हो सके तो। बट हाँ, जो दो प्रॉब्लम मैंने मेंशन करी वो मुझे ट्रेलर में भी फील हुई थी, एंड मूवी के बाद भी आई स्टिल फील देम। एंड अगर आपने देख ली है, देन प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो।